जय भीम नमो बुद्धाय साथियों आप सभी लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन एक दर्द भरी व संघर्ष में जीवन गाथा का भाग 1 से लेकर भाग 9 तक देखा, जिसमें आपने बाबा साहब के जीवन संघर्ष के बारे में जाना। दोस्तों, जिन लोगों ने भाग 1 से लेकर 9 तक नहीं देखा वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन एक दर्द भरी व संघर्ष में जीवन गाथा का भाग 10 लेकर आए। चलिए शुरू करते हैं। भाग 10। जब कांग्रेस के पूरे प्रस्ताव की ओर ब्रिटिश सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो कांग्रेस ने फिर से गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। ब्रिटेन का पूरा ध्यान द्वितीय विश्व युद्ध की ओर था, वह उसमें बुरी तरह से उलझ चुका था। गांधी जी अहिंसा के आधार पर युद्ध में भाग लेने का विरोध करने लग गए, जबकि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया था। कांग्रेस के इस व्यवहार के कारण ज़्यादातर नेताओं को जेल में डाल दिया। उधर अंबेडकर ने गांधी जी की इस नीति का निंदा करते हुए कहा, सभी विचारशील लोगों को हिंसा के मार्ग को धिक्कारना चाहिए, लेकिन शक्ति को दबाने के लिए ताकत का प्रयोग करने और ताकत से विजय प्राप्त करके पराजित पर अन्यायी और निर्दयी शर्तें थोपने में फर्क समझना चाहिए। मेरे विचार में बुराई शक्ति प्रयोग में नहीं बल्कि विजय के दुरुपयोग में है। गांधी जी और उन जैसे शांत के पुजारियों को उस समय अमरण अनशन रखना चाहिए जब पराजित को अन्यायी और निर्दयी शर्तें पेश की जाए। यदि गांधी जी ऐसा करेंगे तो वह मानवता के बड़े सेवक कहलाएंगे। अतः उनकी लड़ाई तुच्छ शांति के खिलाफ होनी चाहिए, ताकत के खिलाफ नहीं। लोगों को ताकत का प्रयोग न करने के लिए कहकर शांतवादी लोग उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो जीत के लिए ताकत का इस्तेमाल करेंगे। इस मुद्दे पर राजगोपालाचारी ने कहा कि यदि वह वायसराय होते तो वह पुरानी शासन पद्धति को जारी रखते। इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने पूछा, क्या कांग्रेस देश के लिए लड़ रही है? कांग्रेस का ऐसा दावा एक धोखा है, ढोंग है। सच्चाई यह है कि सत्ता की चाबियां अपने कब्जे में करने के लिए ब्रिटिश से लड़ रही हैं। फिर यदि गांधी जी को भारत सुरक्षा कानून के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करना था तो उस समय क्यों नहीं किया जब 1 साल पहले यह एक्ट पास हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटिशों की उलझन, भारत में अलग मुस्लिम राज की मांग के बीच वर्ष 1940 का आखिरी माह था। इसी दौरान बाबा साहब की बहुत ही विचारपूर्ण किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान प्रकाशित हुई। जब देश में धर्म के आधार पर बंटवारे की मांग उठी थी, ऐसे दौर में इस किताब ने राजनीतिक हलके में जोरदार हलचल पैदा कर दी, मानो विस्फोट हो गया हो। इसमें उन्होंने देश के प्रमुख राजनीतिक सवालों पर भविष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण विचार रखे। बाबा साहब ने किसी भी मुद्दे पर ढुलमुल नीति नहीं अपनाई, विचारों में दोहरापन नहीं था, समाज व देश के हित में कड़वी लेकिन खरी बात कहते थे। भारत के बंटवारे के मुद्दे पर उन्होंने देश के सारी परिस्थितियों का गहन अध्ययन किया और भविष्य में भी देश में शांति कायम रहे, देश प्रगति करे, इसके लिए उन्होंने इस पुस्तक में हिंदुओं को सलाह दी थी कि वे भारत का विभाजन हिंदुस्तान व पाकिस्तान को स्वीकार कर लें। पुस्तक में कहा गया कि वाद विवाद किए बिना यह बात मान लेनी चाहिए कि मुसलमान एक कौम है। हिंदुओं को यह आशंका दूर कर देनी चाहिए और घबराना नहीं चाहिए कि यदि पाकिस्तान बना तो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से हमारी सुरक्षित सरहद नहीं रहेगी, क्योंकि आधुनिक युग में भौगोलिक कारण निर्णायक नहीं बनते। हिंदुस्तान के पास पाकिस्तान की तुलना में अधिक साधन व प्राकृतिक संपदा है, इसलिए वह कमज़ोर पड़ जाएगा, ऐसा नहीं लगता। पुस्तक में यह भी कहा गया कि यदि कोई मुसलमान हिंदुस्तान में रहकर विरोध करे या मित्र की तरह नहीं रहे, इसकी अपेक्षा तो उसका बाहर रहना और वहाँ से विरोध करना ज़्यादा अच्छा है। बाबा साहब ने पुस्तक में हिंदुस्तान से मुसलमानों का तथा पाकिस्तान से हिंदुओं का शांतिपूर्ण ढंग से अदला बदली कर महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उन्होंने उदाहरण दिया कि तुर्की, ग्रीस, बल्गेरिया जैसे देश में धर्म के आधार पर हो रहे आपसी भीषण युद्धों को खत्म करने के लिए धर्म आधारित जनता को ऐसे ही अदला बदली की गई थी। देश की जनता शांति से रहे और प्रगति करे, इसलिए यह अचूक सुझाव था। बाबा साहब धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास से परे मानवतावादी व राष्ट्रवादी विचारों को महत्व देते थे। पुस्तक में जहाँ एक ओर उन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त
जात पात, भेदभाव व समाज के विघटनकारी व्यवहार पर प्रहार किया तो दूसरी ओर मुस्लिम समाज के सुधार विरोधी व्यवहार की भी कड़ी आलोचना की। पुस्तक में लिखा है कि मुसलमानों के मन में लोकतंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता, वे अपने धर्म के प्रति ज़्यादा निष्ठ हैं और समाज सुधार का विरोध करते हैं। मुसलमानों को मुस्लिम धर्म विश्व धर्म लगता है। वे यह मानते हैं कि इस्लाम हर प्रकार के लोगों, हर समय, सारी परिस्थितियों में अच्छा है, लेकिन इस्लाम का भाईचारा सर्वव्यापक भाईचारा नहीं है। मुसलमानों का भाईचारा केवल मुसलमानों के लिए अधिक है, गैर मुसलमानों के लिए इसमें घृणा और शत्रुता के भाव होते हैं। मुसलमानों की राष्ट्रनिष्ठा केवल उन्हीं देशों के साथ होती है जिनमें मुस्लिम शासन हो, और जिस देश में मुस्लिम शासन नहीं करते उसको शत्रु की भूमि समझते हैं। इस्लाम किसी सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि मानने और हिंदू को अपना इष्ट मित्र मानने का भाव पैदा नहीं करता, आज्ञा नहीं देता। किताब में कहा गया है कि मुसलमानों में अब नए जीवन के लिए जागृति आ गई है। अब तक वे अपने आप को अल्पसंख्यक जमात मानते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ लिया है। जो मुसलमान अपनी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ेगा वह नासमझ ही होगा। यदि एक बार अलग राष्ट्र का निश्चय किया है तो सूरज की तरह उनकी मंजिल चमक रही है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान में बाबा साहब ने पाकिस्तान का समर्थन कर हिंदुओं से विनम्रता से पूछा कि अखंड भारत जिसके लिए संघर्ष करना चाहिए उसका ध्येय क्या है। जोर ज़बरदस्ती कोई समाधान नहीं है। यदि आपने पाकिस्तान को मंजूरी दी तो बाद में एक दूसरे के अधिकारों के हनन और गुलामी से तो मुक्त होंगे। ग्रीक तुर्किस्तान के उदाहरणों का अध्ययन कर आप विभाजन को स्वीकार कर लो। यदि समुद्र में कोई जहाज डूब रहा हो तो अधिक सामान को उतार कर हल्का करना ही ठीक रहता है। यदि केंद्र में मजबूत सरकार चाहिए तो देश का विभाजन स्वीकार कर लें, अन्यथा परिणाम भयंकर होंगे। जबरदस्ती थोपी गई एकता देश के विकास में बड़ी बाधक होती है। भारत की आज़ादी की सारी आशाएं मिट्टी में मिल जाएंगी। यदि अभी भी देश की अखंडता पर जोर दिया तो भारत कभी भी एक संग नहीं होगा। देश के अलग अलग भागों में असंतोष होगा। तीसरा पक्ष जो ब्रिटिश सत्ता है वह यह समस्या हल नहीं कर सकेगी। दोहरेपन की भावना पैदा होगी और देश एक कमज़ोर रक्तहीन रोगी बनकर रह जाएगा, जिंदा लाश की तरह हो जाएगा। और इसके दूसरे पहलू पर भी गौर करें। यदि हिंदू मुसलमान अपने देश में रहेंगे तो अपनी इच्छा के अनुसार उपनिवेश या स्वतंत्र देश की स्थापना कर सकेंगे। उन्हें अपने देश के लिए जो ठीक लगेगा वे करने के लिए स्वतंत्र होंगे। पाकिस्तान के विचार पर लिखे इस महत्वपूर्ण ग्रंथ के प्रकाशन के बाद बाबा साहब ने राजगोपालाचारी जैसे वरिष्ठ नेता पर भी करारा व्यंग किया। मिस्टर गांधी एंड इमेनिसिपेशन ऑफ अनटचेबल नामक ग्रंथ में उन्होंने लिखा, राजगोपालाचारी के राजनैतिक कारनामे इतने ताज़ा हैं कि उन्हें भुलाया जाना मुश्किल है। उन्होंने मुस्लिम लीग के सिपाही के रूप में अपना नाम दर्ज कराया और अपने ही मित्रों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। आखिर किस लिए? उन्होंने मुसलमानों की जायज़ मांगे अस्वीकार कर दी। इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मुसलमानों की सबसे बड़ी मांग पाकिस्तान को स्वीकार नहीं किया। राजा जी को देश के अछूतों की समस्याओं के प्रति कोई चिंता नहीं है। उन्हें तो इतना भी मालूम नहीं है कि देश में 6 करोड़ अछूत भी रहते हैं और वे भी मुसलमानों की तरह राजनीतिक संरक्षण मांग रहे हैं। राजगोपालाचारी की सोची समझी मौन दशा और निर्दयी उदासीनता देश के सारे हिंदू समाज का प्रतिबिंब है। अपने प्रिय राजनीतिक विचारक एडमंड बर्ग की तरह अंबेडकर ने भी थॉट्स ऑन पाकिस्तान में बहुत ही विद्वानता से समाज व देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने विचार रखे हैं। उन्होंने भारत की विकराल बीमारी का एक विद्वान वैद्य की तरह इलाज बताया है। किताब छपते ही खूब चर्चित रही और इसने कई हिंदू नेताओं के वैचारिक अंधकार को झकझोर दिया। देश के मुसलमानों को प्रसन्नता थी कि अंबेडकर ने अलग मुस्लिम देश की मांग का समर्थन किया, लेकिन अंबेडकर की सोच संकीर्ण होने की बजाय भविष्य के लिहाज से व्यापक थी। कांग्रेस के नेता न हाँ कहेंगे और न ना कहेंगे वाली स्थिति के असमंजस में थे। हिंदू महासभा के नेता पूरी तरह बंटवारे के खिलाफ थे। उनका मानना था कि यदि पाकिस्तान बन गया तो भारत की शांति, सुरक्षा और स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। उस समय अखंड भारत की मांग करने वाले अन्य कई नेताओं ने पाकिस्तान के विचार के खिलाफ शोर तो खूब मचाया, लेकिन अंबेडकर की तरह ठोस विचार कहीं नजर नहीं आए।
इस किताब के कारण देश में जोरदार वैचारिक हलचल हुई। हिंदू व मुस्लिम दोनों नेता मानो हिल से गए। खुद गांधी व जिन्ना भी इसे पढ़कर बहुत प्रभावित हुए। 1946 तक इस पुस्तक के 3 संस्करण छप चुके थे। बाद में दूसरे संस्करण का नाम पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान या भारत का विभाजन कर दिया। खुद बाबा साहब ने इस पुस्तक के बारे में लिखा, सभी के लिए परेशानी का कारण बनी पाकिस्तान की समस्या ने मुझे किसी अन्य की तुलना में ज़्यादा चिंतित किया है। इस पुस्तक के लेखन के कारण मेरी कई अन्य महत्वपूर्ण साहित्यिक योजनाएं रुक गई, लेकिन इस किताब ने एक वास्तविक कमी को पूरा किया है। मेरे द्वारा प्रस्तुत विचारों, मतों और तर्कों को कई लेखकों और राजनीतिज्ञों और अखबारों के संपादकों ने अपने अपने पक्ष के समर्थन में उपयोग किए हैं। मुझे अफसोस है कि उन्होंने तर्क ही नहीं बल्कि पुस्तक की भाषा भी ज्यों की त्यों चुरा ली, लेकिन मेरी किताब का कहीं जिक्र तक नहीं किया। खैर, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मुझे खुशी है कि यह किताब पाकिस्तान की जटिल समस्या का सामना कर रहे भारतीयों के लिए उपयोगी सिद्ध हुई। स्वयं गांधी जी और जिन्ना ने प्रामाणिकता के तौर पर इस किताब का हवाला दिया है। इससे इस किताब की सार्थकता सिद्ध होती है। यह पुस्तक पाकिस्तान पर शोध प्रबंध मात्र नहीं है, बल्कि इसके अलावा इसमें भारतीय इतिहास और राजनीति के सांप्रदायिक पहलुओं पर भी विस्तृत वर्णन किया गया है। भारत की राजनीति में कौन क्या है, वह सब है। उन्होंने आगे लिखा, यह पुस्तक कट्टर हिंदू और कट्टर मुसलमान दोनों को ही अच्छी नहीं लगी। हालांकि दोनों की नाराजगी के अलग अलग कारण हैं, यानी किताब में दोनों की बुराइयां नहीं हैं और विचारों की स्वतंत्रता और निर्भीक दृष्टिकोण से लिखी है। इसमें किसी के साथ पक्षपात नहीं किया गया है। पुस्तक में हिंदू व मुस्लिम समाज दोनों की ताकत व कमजोरियों के बारे में निष्पक्ष रूप से लिखा है। साथ ही दुराग्राही और अव्यवहारिक नीति से होने वाले शरारतपूर्ण पहलुओं पर भी पूरा प्रकाश डाला गया है। यह रचना पूर्वग्रहों से पूरी तरह मुक्त है। मेरा उद्देश्य पाकिस्तान के सवाल पर विचार करते हुए देश का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करना ही रहा। जिस तरह एक डॉक्टर रोगी के निष्क्रिय अंग के इलाज के लिए उस पर अंकुश मारता है, उसी तरह निंद्रा, निशंक और वास्तविकता से अनभिज्ञ भारतीयों को यह महसूस कराना जरूरी था कि उनके देश के परिवेश में क्या घटित हो रहा है और किताब के रूप में मेरी कोशिश का जरूर असर होगा। किताब के दूसरे संस्करण पाकिस्तान या पाकिस्तान का विभाजन के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था। पाकिस्तान के नाम पर डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की सभी समस्याओं पर विद्वता के साथ विस्तार से चर्चा की है। पाकिस्तान की समस्या जैसे मुश्किल और गंभीर विषय पर जिस सच्चाई और योग्यता से डॉक्टर अंबेडकर ने इस पुस्तक में चर्चा की है, यह वही कर सकते थे। इसी तरह बॉम्बे क्रॉनिकल नामक दैनिक अंग्रेजी अखबार ने लिखा, यह एक उच्चतम स्तर का संदर्भ ग्रंथ है। वर्तमान राजनीति का कोई विद्यार्थी इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। इस पुस्तक ने बाबा साहब के वैचारिक योग्यता को कई गुना बढ़ा दिया। उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों, सुझावों व तर्कों की खूब सराहना हुई। उन्होंने किताब के दूसरे संस्करण में भारत को अखंड रखने की एक योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नामक दस्तावेज द्वारा पेश की। दरअसल बाबा साहब यह अच्छी तरह जानते थे कि ऐसे हालात में हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने खून खराबे को रोकने और हमेशा के लिए बने रहने वाले सांप्रदायिक क्लेश को खत्म करने के लिए भारत के विभाजन की वकालत की। बाद में अपनी एक अन्य किताब में लिखा कि मैंने भारत के बंटवारे की वकालत इसलिए की क्योंकि मैं अनुभव करता था कि विभाजन से ही हिंदू न केवल स्वतंत्र होंगे बल्कि आज़ाद भी होंगे। बाबा साहब ने अपनी पुस्तक में बाकायदा नक्शों द्वारा समझाया कि पंजाब व बंगाल का कैसे विभाजन हो सकेगा और आबादी की अदला बदली को किस प्रकार किया जा सकता है। लेकिन उस दौरान देश की राजनीति के कथित कर्णधारों ने बाबा साहब के सुझावों व तर्कों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उस ज्वलंत समस्या में अंबेडकर के सुझाव धू-धू कर जलते रहे और नेता अपनी अपनी डफली बजाते रहे। आखिर ठोस नीति की कमी के कारण भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान जो खून खराबा और मानव समाज व संस्कृति की जो बर्बादी हुई, वह उस पर क्या हिंदू और क्या मुस्लिम, सभी सिर्फ आंसू ही बहा सकते हैं।
यदि बाबा साहब जैसे दूरदर्शी विद्वान की बातों पर ध्यान दिया होता तो विभाजन के दौरान देश को इतनी भयंकर त्रासदी नहीं झेलनी पड़ती और ना ही देश में आज ऐसे हालात होते। बाबा साहब ने अपनी किताब में जो दर्दनाक आशंकाएं जताई थी वे सब सच्ची साबित हुई और आज़ादी के इतने लंबे समय बाद भी यह पुस्तक उतनी ही प्रासंगिक है। यह किताब सीख देती है कि अलग धर्म व संस्कृतियों के लोग में आपस में नहीं बनती है तो अलग हो जाएं और यदि साथ रहना चाहते हैं तो किस प्रकार एक होकर साथ रहते हुए राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। मानवता के मसीहा व राष्ट्रवादी नेता अंबेडकर को यदि देश ने नहीं भुलाया होता तो देश का खुशहाल दृश्य कुछ और ही होता। वर्ष 1941 चल रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का घमासान अधिक तेज हो गया था। ब्रिटिश सरकार का सारा ध्यान युद्ध जीतने की ओर था। अतः वायसराय लॉर्ड लिनलिथागो ने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुछ भारतीय मेंबर लेने और भारतीयों की ही सलाह मशविरा से सुरक्षा सलाहकार समिति की स्थापना करने की घोषणा की। 7 अन्य सदस्यों के साथ अंबेडकर को डिफेंस एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बनाया गया। कमेटी में जमनादास मेहता, सीपी रामास्वामी व दलित नेता एमसी राजा भी थे, लेकिन दलित व सिख समाज ने मांग की कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी उनके प्रतिनिधि लिए जाएं। इस अन्याय पर अंबेडकर ने विरोध जताया। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी में अछूत महारों की बटालियन थी और महार बहादुरी के लिए प्रसिद्ध भी थे, लेकिन बाद में अछूतों का सेना में भर्ती करना बंद कर दिया। बाबा साहब लंबे समय से अछूतों की सेना में भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस बार वह फिर मुंबई के गवर्नर से अछूतों की बटालियन स्थापित करने का अनुरोध किया और गवर्नर ने सहर्ष मान भी लिया। उस समय अंबेडकर ने आह्वान किया कि अछूत बहादुर अपने देश की सुरक्षा और अपने हित के लिए इस अवसर का लाभ उठाकर सेना में भर्ती हुए। थोड़े ही दिनों में फिर से महार बटालियन खड़ी कर दी गई। उस समय वीर सावरकर ने वायसराय को तार भेजकर मांग की कि अंबेडकर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेवे। उन्होंने अंबेडकर के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अंबेडकर के मार्गदर्शन में महार बंधुओं में सैनिक, लड़ाकू व बहादुर प्रवृत्ति का फिर से उजाला होगा और उनकी शक्ति का उपयोग राष्ट्र निर्माण में होगा। उनका कहना था कि भारत एक लड़ाकू राष्ट्र बने। अछूतों की समस्याओं के संबंध में हरे गांव में हुई सभा के प्रस्ताव पर बम्बई सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया तो अगस्त 1941 में सिन्नर में वतनदार महारों की एक विशाल सभा हुई। उसमें अंबेडकर ने कहा कि उन्होंने सरकार से शिकायत की है कि देश पांडे व देशमुखों जैसे वतनदारों को कुप्रथा से मुक्त कराने के बाद वतन संपत्ति का लाभ लेने की इजाज़त दी है, लेकिन महान वतनदारों को यह सुविधा नहीं दी गई, जो अन्याय है। यदि सरकार ने अधिक लगाए गए टैक्सों को वापस नहीं लिया तो महार उस समय तक सरकार के साथ असहयोग करेंगे। वहां से बम्बई आने पर अंबेडकर ने गवर्नर रोजर से लंबी मुलाकात की। सिन्नर सम्मेलन में अंबेडकर के भाषण में सरकार को दी गई चेतावनी व घोषणा की खबर बम्बई के अखबारों में प्रमुखता से छपी। वायसराय लॉर्ड लिनलिथागो उन दिनों बम्बई में ही थी और उन्होंने भी खबर को ध्यान से पढ़ा। उन्होंने बम्बई के गवर्नर को डांट पिलाई कि अछूतों की जायज मांग न मानकर अनावश्यक रूप से अछूतों को सरकार के विरोध में खड़ा कर दिया। इसका असर यह हुआ कि अगले ही दिन बम्बई सरकार ने महारों पर ज़्यादा टैक्स का वह आदेश वापस ले लिया और बाबा साहब की जीत हुई। इसके बाद कई सभाओं में अंबेडकर ने अछूतों को सेना में भर्ती होने पर जोर दिया। युवकों को सेना अधिकारियों की परीक्षाओं में भाग लेकर सेना अधिकारी बनने का भी आह्वान किया। उन दिनों वह एक नई पुस्तक हिंदुओं ने हमारे साथ क्या बर्ताव किया लिखनी शुरू की। प्रकाशन के लिए एक अमेरिकी प्रकाशक से बात भी हुई। आखिर यह पुस्तक 1945 में प्रकाशित हुई। उस समय हालांकि गांधी जी बाहर थे, लेकिन कांग्रेस के अधिकतर नेता जेलों में थे। इधर मुसलमानों ने पाकिस्तान की मांग तेज कर दी। फरवरी 1942 के मध्य में बम्बई में एक व्याख्यानमाला के तहत अंबेडकर की पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान पर अंबेडकर के मित्र और प्रसिद्ध शिक्षाविद आचार्य एम बी दोंदे के आग्रह पर अंबेडकर ने बहस का जवाब देते हुए कहा, जो लोग यह मानते हैं कि पाकिस्तान पन्ना गलत है तो पाकिस्तान उनके लिए भविष्य में भारी संकट प्रकट होगा। जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है वह इतिहास का निर्माण नहीं कर सकती। भारतीय फौज में से मुसलमानों की संख्या कम कर सेना को एकनिष्ठ व सुरक्षित बनाना जरूरी है।
अपनी मातृभूमि की सुरक्षा हम करेंगे। लोगों को यह सोचना गलत है कि पाकिस्तान हासिल करने पर मुसलमान पूरे भारत पर अपना साम्राज्य फैला देंगे और हिंदू उनके आगे घुटने टेक देंगे। मैं स्वीकार करता हूँ कि सवर्ण हिंदुओं के साथ कुछ मुद्दों पर मेरा मतभेद व झगड़ा है, लेकिन आपके सामने मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश की सुरक्षित रखने के लिए, मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दूंगा। राष्ट्र भावना से ओतप्रोत भाषण को सुनकर श्रोताओं ने अंबेडकर की जयघोष से सभा हाल गूंजा दिया। उन्हीं दिनों सर स्टैफोर्ड क्रिप्स रूस की सफल यात्रा के बाद लंदन वापस आए थे और यह घोषणा की गई कि भारत की समस्याओं को हल करने का काम उनको सौंपा गया है। अंबेडकर ने अपनी योजना तैयार कर सर क्रिप्स को पेश की। चीनी नेता चियांग काई शेक ने कहा कि अंग्रेज भारत को तुरंत सत्ता सौंपे। इस पर अंबेडकर ने कहा कि चीन नेताओं ने कहा तो है, लेकिन समस्याओं का ठोस समाधान नहीं बताया। ब्रिटिश सरकार को वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद 3 साल के अंदर भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने का वचन देना चाहिए और यदि भारत की पार्टियां युद्ध बंद होने के बाद 1 साल में सर्वसम्मत से कोई योजना पेश नहीं करेंगे और आपस में सहमत नहीं हुए तो भारत की समस्या इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल को निर्णय के लिए सौंप दी जाए और ब्रिटेन यह घोषणा करेगी वह इस फैसले को डोमिनियन भारत के संविधान में शामिल करेगा। जिन्ना द्वारा मुसलमानों को 50% प्रतिनिधित्व की मांग पर अंबेडकर ने कहा यह सरासर गलत मांग है और लॉर्ड लिनलिथागो को जिन्ना की मांग ठुकरा देने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस मांग को मानने से अस्थायी रूप से भी राष्ट्रीय सरकार नहीं बन पाएगी। युद्ध का घमासान जारी था। युद्ध में जापान ने सिंगापुर हासिल कर ब्रिटिश सरकार को हरा दिया। कहा जाता था कि ब्रिटिश सरकार में भी कभी सूरज नहीं डूबता, लेकिन हार के कारण ब्रिटेन का सूरज डूबता जा रहा था। युद्ध में हार के कारण चीन व अमेरिका ने भी ब्रिटेन पर दबाव दिया कि वह भारत की राजनीतिक समस्या का जल्दी समाधान करे। ब्रिटेन मुश्किल में था। आखिर मार्च 1942 के तीसरे सप्ताह में विशेष रूप से भारत की समस्या के समाधान हेतु सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक योजना के साथ भारत आए। वह कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख संस्था और रियासतों के प्रतिनिधियों से अलग अलग मिलकर 29 मार्च 1942 को योजना प्रस्तुत की। डॉक्टर अंबेडकर, MC राजा भी सर क्रिप्स से 30 मार्च 1942 को मिले। क्रिप्स योजना का सार यह था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के खत्म होते ही भारत में संविधान समिति बुलाई जाए, 3 रियासतों के सहयोग से एक नया संविधान बनाएं, लेकिन स्कीमों में प्रांतों को भारत यूनियन यानी संघ राज्य में शामिल होने या बाहर रहने का अधिकार दिया जाए और अंत में संविधान समिति ब्रिटिश सरकार के साथ एक समझौता करे। क्रिप्स योजना का नाम स्वभाव निर्णय बताया गया, जिसका मतलब यह था कि प्रांतों को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार है। इसमें 2 राष्ट्र के सिद्धांत थे, लेकिन इसमें अछूतों की पूरी उपेक्षा की गई। यहाँ तक कि अंबेडकर से राय मशविरा किए बिना अछूतों संबंधी सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी गई। क्रिप्स योजना के तहत दिए गए आश्वासनों पर गांधी जी ने कहा, यह डूबे सरकारी अधिकोष द्वारा दिया गया अगली तारीख का चेक है। इस योजना को लगभग सभी पार्टियों ने अस्वीकार कर दिया। सावरकर ने कहा, यह भारत की टुकड़े करने वाली योजना है। मुस्लिम लीग ने इस योजना में पाकिस्तान के पक्ष में कोई ठोस घोषणा नहीं होने के कारण अस्वीकार कर दी। कांग्रेस इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी कि इससे देश के टुकड़े हो जाएंगे। कांग्रेस के नेता तो फटाफट सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए उतावले थे। वे भारत की विभाजन की गोली तो गलती बस गटक गए, लेकिन रक्षा विभाग भारतीय लोगों को मिलना चाहिए, इस बात पर अटक गए। अंबेडकर ने अलग अलग प्रांत के दलित वर्ग के नेताओं से विचार विमर्श कर क्रिप्स योजना को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि क्रिप्स स्कीम को मान लिया जाए तो हिंदू सत्ता के साथ अछूतों को फिर से गुलामी के काले दिन देखने पड़ेंगे। इस स्कीम में अछूतों के हाथ पैर बांधकर असहाय फेंक दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस संविधान को अछूतों की सहमत व भागीदारी नहीं और उसे अछूतों पर थोप दिया गया तो यह पक्का हो जाएगा कि ब्रिटिशों ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। अंबेडकर ने अनुरोध किया कि ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि खुद को बचाने के लिए दूसरों की बलि का बकरा बना देने जैसा व्यवहार सरकार ने किया। यह भी कहा कि योजना में मुस्लिम लीग को तो पाकिस्तान बनाने का अधिकार दे दिया है। कुल मिलाकर यह योजना पिछड़ों के साथ विश्वासघात की चरम सीमा ही है।
बाबा साहब निरंतर निस्वार्थ देश व समाज की सेवा में लगे हुए थे। देश विदेश के बुद्धिजीवी वर्ग, राजनेताओं व ब्रिटिश सरकार में भी बाबा साहब की प्रतिभा व नेतृत्व की ख्याति फैल चुकी थी। हिंदू महासभा, कांग्रेस व अन्य संगठनों ने अंबेडकर के खिलाफ कुछ अछूत नेताओं को खड़ा कर रहे थे। अब तक मोहरा बने अछूत नेता MCG राजा व राजभोज जो विरोधी थे, उन्होंने भी वास्तविकता का पता चला तो बाबा साहब के साथ आ गए। अछूतों की अलग अलग जातियों ने भी अब ज़्यादा समर्थन देने लगे। अछूतों में एकता व अपने उद्धार की ललक बढ़ती जा रही थी और सभी को यह एहसास हो गया था कि बाबा साहब ही उनके एकमात्र नेता हैं जो उनकी समस्याओं का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने में सक्षम थे। 14 अप्रैल 1942 का दिन नज़दीक आ रहा था। यह दिन दलितों के मसीहा बाबा साहब का जन्मदिन था। सभी लोग अपने गौरव का 50वां जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहते थे। इस बार इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी व बम्बई प्रांत के 50 अन्य संगठनों ने रजत जयंती मनाने का फैसला किया। अंबेडकर दलितों के बेताज बादशाह थे। उनका जन्मदिन दलितों के लिए आनंद और उल्लास का एक पवित्र उत्सव होता था। महाराष्ट्र के प्रगतिशील सवर्ण शिक्षित हिंदू का एक वर्ग भी अंबेडकर का प्रशंसक रहा और आज भी है। जन्मदिन के अवसर पर होने वाली सभाओं में सवर्ण हिंदू भी वक्ता तथा श्रोता के रूप में शामिल होते थे। मानवता के मसीहा के 50वें जन्मदिन का जश्न 12 अप्रैल को बम्बई और उपनगरों से शुरू हुआ व पूरे देश में 9 दिन तक मनाया, जिसमें सैकड़ों संस्थाओं ने अपने अपने स्तर पर गोष्ठियाँ, सभाएं, जुलूस व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। अंबेडकर की निस्वार्थ सेवा व समाज व देश के लिए किए जा रहे सराहनीय योगदान की प्रशंसा की गई। उनके व्यक्तित्व व कृतित्व के गुणगान किए गए। पुणे में एक विशाल जुलूस निकालकर खुशियां बांटी गई। वहां शनिवार वाड़ा में एक बड़ी सभा में MCG राजा राजभोज के भाषण हुए। अध्यक्षता प्रोफेसर माटे ने की। सभा में सभी ने बाबा साहब के योगदान का आभार जताया तथा उनके सुखमय व दीर्घायु जीवन की कामना की। पुणे नगर पालिका के हाल के आयोजित सभा में पालिका अध्यक्ष गणपत राव बलवड़े ने अध्यक्षता की। सभा में डॉक्टर मोहाले, पोपट लाल शाह, चौहान, राजा राम भोले आदि कई वक्ताओं ने बाबा साहब के नेतृत्व, प्रतिभा, त्याग व साहस की सराहना की। सभी ने अपने दिलों के उद्गार व्यक्त किए। जिला मंडल के अध्यक्ष औटी ने अंबेडकर की तस्वीर का विमोचन कर अपने भाषण में कहा, अंबेडकर की तस्वीर लगाने में जिला मंडल को गर्व हो रहा है। अंबेडकर केवल दलितों के ही नहीं, भारत के श्रेष्ठ नेताओं में से एक हैं। उन्होंने अपने त्याग से देश की जनता के दिलों में एक सम्मानजनक स्थान बनाया है। अप्रैल में ही बम्बई के पास कल्याण में रोहित दास युवक सुधारक संघ की महिला शाखा की सभा में बाबा साहब ने आह्वान किया कि अछूत समाज अपने उद्धार के ध्येय से निर्वचित न होए। जन्मदिन समारोह का मुख्य कार्यक्रम 19 अप्रैल को बम्बई की चौपाटी में डॉक्टर MR जैकर की अध्यक्षता में हुआ। बम्बई शहर के हर कोने से भीम के दीवानों की टोलियां गाते नाचते गाजे बाजे के साथ चौपाटी में पहुंची। अपने स्वागत भाषण में स्वर्ण जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष आचार्य दोंदे ने अपने भाषण में कहा कि अंबेडकर भारत के महान पुरुष हैं। उन्होंने दबे कुचले वर्ग की निस्वार्थ महान सेवा की है। डॉक्टर जयकर ने अपने उद्गार में कहा कि बाबा साहब ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उपेक्षितों की आवाज़ उठाने तथा पूना पैक्ट के समय शांति व धैर्य का जो परिचय दिया वह बेमिसाल व प्रशंसनीय है। इस अवसर पर NM जोशी ने कहा कि मेरा एक समय का विद्यार्थी इतना महान योग्यता प्राप्त कर सका, यह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर बहुत होशियार व निर्भीक छात्र थे। उन्होंने कहा कि अंबेडकर जब चौथी कक्षा में पढ़ते थे तब मैं उनका गुरु था। यह मेरे लिए गर्व की बात है। समारोह में बम्बई के शरीफ MRA बेग ने बाबा साहब को एक महान नेता बताया। इस अवसर पर अंबेडकर को 580 रुपये की थैली भेंट की गई। 21 अप्रैल 1942 को महाराष्ट्र के सभी बड़े अखबारों ने अपने संपादकीय लेखों में डॉक्टर अंबेडकर की सेवा व विद्वानता की सराहना की। टाइम्स ऑफ इंडिया बम्बई ने लिखा, आर्थिक और राजनीतिक ताकत के बिना अछूतों के सामाजिक क्षमता हासिल होना मुश्किल होगा और अंबेडकर इस सच्चाई को अच्छी तरह जानते हुए सही दिशा में चल रहे हैं।
छुआछूत व जात पात के खात्मे से हिंदू समाज मजबूत होगा, भारतीय समाज तेजी से प्रगति करेगा। इसलिए अछूतों के कल्याण के लिए अंबेडकर जो प्रयास कर रहे हैं उन्हें प्रचंड समर्थन मिलना बहुत जरूरी है। बॉम्बे क्रॉनिकल ने लिखा कि अंबेडकर दलितों की दशा सुधारने के लिए महान सेवा कर रहे हैं। यह भी लिखा कि दलितों के साथ अमानवीय व्यवहार से आठों प्रहर चिंता करने वाले अंबेडकर को दलितों के प्रति जितनी अपनत्व व प्यार है, उतना ही दलितों का शोषण व छल कपट करने वालों के प्रति मन में आक्रोश है। नागपुर के महाराष्ट्र नामक अखबार ने कहा, अपनी निस्वार्थ सेवा, त्याग और बुद्धिमानी से जो थोड़े महाराष्ट्रीयन नेता भारत के राजनीतिक क्षेत्र में चमके हैं, उनमें डॉक्टर अंबेडकर सबसे आगे हीरे की तरह चमक रहे हैं। दलित समाज में जो थोड़ी जागृति व प्रगति हुई है, स्वतंत्र राजनीतिक दर्जा मिला है, वह सब उनके ही प्रयासों का परिणाम है। पुणे के अखबार ज्ञान प्रकाश ने लिखा कि अंबेडकर का जीवन भारतीय लोगों के लिए एक महान आदर्श है। उन्होंने अपने स्वार्थ व सफलता के लिए कभी भी समाज व राष्ट्र को कभी धोखा नहीं दिया और सरकार के सामने जनता के बीच हर मुद्दे पर निर्भीकता से विचार रखे। पुणे की ही मराठी दैनिक अखबार काल ने लिखा कि अंबेडकर महाराष्ट्र के प्रतिनिधि नेता हैं। अन्य महान राष्ट्रीय नेताओं की तरह उनमें न केवल कर्तव्यपरायणता है व बुद्धिमत्ता भी है, बल्कि त्याग, विद्वता और सच्चाई भी है। बम्बई के प्रभात मराठी दैनिक ने कहा, अंबेडकर आधुनिक भारत के क्रांतिकारी युग पुरुष हैं। दलितों के उत्थान के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ऐसा कार्य तो आज तक अन्य किसी ने नहीं किया। जन्मदिन की बधाई व आगे सफल जीवन की कामना करते हुए सावरकर ने संदेश प्रकाशित किया। उन्होंने लिखा, अंबेडकर का व्यक्तित्व, उनकी विद्वानता, संगठन, चतुरता, कुशल नेतृत्व का गुण आदि कई सद्गुणों के मिलन से वह आज देश की एक महान आधार स्तंभ बन गए हैं। अछूतों में आत्मविश्वास व स्वाभिमान जगाने व उद्धार की चेतना पैदा करने में जो सफलता प्राप्त है, वह भारत की अमूल्य सेवा की है। उनका कार्य चिरस्थायी, दूरदर्शी व मानवतावादी है। डॉक्टर अंबेडकर जैसे विराट व्यक्तित्व व उनके कार्य के प्रति आदर व सम्मान प्रकट करते हुए उनके दीर्घायु होने व सफलता की कामना करता हूँ। बम्बई प्रांतीय हिंदू सभा ने विशेष प्रस्ताव पारित करके डॉक्टर अंबेडकर का अभिनंदन किया गया। बॉम्बे सेंटिनल अखबार के संपादक हनीमन ने लिखा, डॉक्टर अंबेडकर अपनी महान योग्यता, बुद्धिमत्ता, देश सेवा और दलितों के उत्थान के लिए की सेवा के कारण ही देश के उच्च कोटि के नेतृत्व पद पर आसीन हुए हैं। उनका कार्य विश्व के जो लोग मानवीय हकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए और ख़ास तौर से भारत के लोगों के लिए सम्माननीय व प्रेरणादायक होगा। बाबा साहब की गोल्डन जयंती समारोह की आखिरी सभा परेल बम्बई के कामगार मैदान में हुई। अजता एमबी दोदे ने की। विशाल जन समुदाय को बाबा साहब ने विनम्रता से अनुरोध किया कि अब उनका जन्मदिन मनाना बंद करो, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जो समाज किसी मनुष्य को परमात्मा मानकर जयघोष करता है, वह समाज विनाश के मार्ग पर चलने लग जाता है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अप्राकृतिक शक्ति नहीं, बल्कि अपने अच्छे बुरे प्रयासों से ही आगे बढ़ता है या गिरता है। नेता योग्य हो तो उनके प्रति आदर प्रकट करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मनुष्य को परमात्मा मानकर उसका पूजन करना विनाश का मार्ग है। इसमें नेता के साथ उनके अन्यायियों का भी पतन होता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मेरा जन्मदिन मनाने की प्रथा बंद कर दी जाए। उन्होंने आगे कहा कि अछूतों की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक दशा में सुधार तो अवश्य हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हिंदू समाज में उन्हें अभी तक बराबरी का दर्जा नहीं मिला, इसलिए दलितों का संघर्ष जारी रहेगा। महाड़ व नासिक के आंदोलन सामाजिक बराबरी व स्वाभिमान के लिए किए गए संघर्ष थे। अपने ओजस्वी भाषण में बाबा साहब ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अछूत समाज हर ऐसी योजना का कड़ा विरोध करेंगे जिसमें उनके मानवीय अधिकारों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ में उन्होंने हिंदू समाज को भी आगाह किया कि यदि अछूतों को बराबरी का हक देने को तैयार हैं तो अछूत उनके हर संघर्ष का साथ देगा। वर्ष 1942 में जून के तीसरे सप्ताह में यह खबर मिली कि भारत के वायसराय ने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। काउंसिल में सर सीपी रामास्वामी अय्यर, सर मोहम्मद उस्मान, डॉक्टर अंबेडकर, सर जे
पी श्रीवास्तव और सरदार जोगिंदर सिंह को शामिल किया गया है। 2 जुलाई 1942 को वायसराय हिंद ने इन नियुक्तियों की घोषणा की और काउंसिल में 5 यूरोपीय व 14 भारतीय मंत्री हो गए। 2 जुलाई 1942 को अंबेडकर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य नियुक्त कर लेबर डिपार्टमेंट सौंपा गया। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिससे विशेष रूप से दलित समाज में उत्साह व उल्लास का वातावरण पैदा हुआ। अंबेडकर को देश का शासन चलाने वाली एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मिनिस्टर बनाना एक अभूतपूर्व घटना थी। भारत के इतिहास में अछूत समाज के किसी भी व्यक्ति को देश की राजसत्ता में इतना बड़ा अधिकार पद इससे पहले कभी भी नहीं मिला था। भारत के इतिहास में शूद्रों के राजा होने के तो कई उदाहरण हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद के उदाहरण नहीं है। मौर्य व नंद वंश भी शूद्र ही थे, लेकिन सभी के सभी मंत्री ब्राह्मण ही होते थे। भारत के इतिहास में केवल अलाउद्दीन खिलजी का मंत्री खुसरो एक ऐसा उदाहरण है जो शूद्र था और इस्लाम ग्रहण कर मुसलमान बन चुका था। अंबेडकर की मेहनतकश वर्ग, मजदूरों, किसानों की समस्याओं के प्रति विशेष रुचि व उनके लिए कुछ करने की शुरू से ही लगन के कारण श्रम विभाग दिया गया। उन्हें लेबर, पीडब्ल्यूडी और माइंस डिपार्टमेंट दिए गए। वायसराय की काउंसिल के मंत्री पद पर नियुक्त किए जाने वाले अंबेडकर पहले लोक नेता थे। इस पद पर वे किसी अन्य भारतीय व्यक्ति की तुलना में अधिक योग्य थे। उन्हें दुनिया के मजदूर आंदोलन, मजदूरों की समस्याओं और इनके कल्याण के संबंध में देश विदेश के कानून कायदों का पूरा ज्ञान था। सबसे विशेष बात यह कि देश का शासन चलाने वाली मुख्य काउंसिल में नियुक्त किए जाने वाले अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो एक सामाजिक विद्रोही थे। साथ में उन्होंने समय समय पर ब्रिटिश सरकार के शोषण के खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी। डॉक्टर अंबेडकर की नियुक्ति उनकी योग्यता, क्षमता, ज्ञान व अनुभव के विराट स्वरूप को देखते हुए हुई थी। यह पद उनके लिए कोई बड़ा पद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद समाज में यह फुसफुसाहट जरूर थी कि एक अछूत को इतना बड़ा पद मिला। देश की जनता व अखबारों में भी इस नियुक्ति की खूब चर्चा हुई। कांग्रेस के समर्थक अखबारों ने अलग ढंग से आलोचना की। हमेशा स्वतंत्र विचार रखने वाले अंबेडकर को सरकार ने स्वीकार किया, लेकिन उनसे यह उम्मीद भी नहीं थी कि बाबा साहब इस पद पर सिर्फ रबड़ की मोहर ही बने रहेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि देश के इतिहास में यह पहला अवसर है कि भारतीय सरकार की कार्यकारिणी समिति में एक अछूत को लिया गया है। संडे स्टैंडर्ड अखबार ने कहा कि अंबेडकर को मंत्री पद मिलना उचित ही है, क्योंकि उनका सारा जीवन गरीबों और मजदूरों के हितों के लिए ही व्यतीत हुआ है। इस गौरवशाली नियुक्ति पर अंबेडकर को देश विदेश से ढेरों बधाई संदेश मिले। बधाई भेजने वालों में वीर सावरकर, सर तेज बहादुर सप्रू, लोकनायक अन्ने, सर सुल्तान अहमद, महाराजा बीकानेर, बम्बई के जज चिमनलाल सीतलवाड़, राय बहादुर, MC राजा आदि प्रमुख थे। 5 जुलाई 1942 को डॉक्टर अंबेडकर नेशनल डिफेंस काउंसिल की बैठक में भाग लेने के लिए बम्बई से दिल्ली पहुंचे। इसमें भाग लेने के बाद 11 जुलाई को बम्बई लौटे। बम्बई पहुंचने पर उनके मित्रों और शुभचिंतकों ने 15 जुलाई को रेडियो क्लब बम्बई में एक शानदार दावत दी। उसमें आचार्य दोंदे व अन्य मित्रों ने अंबेडकर द्वारा चलाए गए संघर्ष का बखान किया और उन्होंने जो कष्ट भोगे उसका मानविक वर्णन किया। सभी ने आशा व्यक्त की कि अंबेडकर दलित वर्ग को गुलामी से मुक्त कर भारतीय मजदूरों की दयनीय दशा में सुधार के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। वहां अपने भाषण में अंबेडकर ने कहा, उनका जन्म एक साधारण गरीब परिवार में हुआ, गरीबी में बड़ा हुआ, गरीबों के साथ रहा। मैं उनकी ही तरह खुली जमीन व टाट के बिस्तर पर सोया हूँ और फटे कपड़े पहने। मैंने गरीबी के दुख व कठिनाइयाँ देखी ही नहीं बल्कि भोगी भी हैं। उन्होंने कहा कि दबे कुचले लोगों और उनके मित्रों के लिए दिल्ली में उनके मकान के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे और मंत्री पद के अधिकार मिलने के बाद भी उनके व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बम्बई पहुंचने के दूसरे दिन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और बम्बई म्यूनिसिपल लेबर यूनियन ने अपने नेता के सम्मान में एक सभा का आयोजन किया। ऐसी ही एक अन्य सभा MR भट्ट हाई स्कूल बम्बई में हुई, जिसमें हजारों मजदूरों ने अपने प्रिय नेता को बधाइयाँ दी। सभा में बाबा साहब ने कहा कि भारत के मेहनतकश मजदूर वर्ग के हित, प्रगति और उनके हकों की रक्षा
सुरक्षा के लिए जो कार्य कई वर्ष पहले शुरू किया है उसे पीछे नहीं जाने देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सारे मजदूरों की समस्याएं एक है, इसलिए सवर्ण हिंदू मजदूरों को अछूत मजदूरों के प्रति अपनी सोच में बदलाव करना चाहिए और मिलकर संघर्ष करने के परिणाम अच्छे ही होते हैं। 18 से 19 जुलाई को ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास की ओर से नागपुर के मॉल पार्क में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। हजारों लोग शामिल हुए और गगनभेदी नारे के साथ अंबेडकर का सम्मान किया गया। इस सभा में पंजाब, बंगाल, मद्रास प्रांत के कई कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हुए। अतिथि भाषण में एक शिवराज ने अंबेडकर को वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लिए जाने की बधाई दी और कहा कि इससे जनता की सेवा का एक नया रास्ता खुल गया। कॉन्फ्रेंस से लेकर क्रिप्स योजना तक के सारी घटनाओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि क्रिप्स स्कीम गरीब उपेक्षित वर्ग के साथ धोखा है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान मांग के बारे में उन्होंने कहा कि जब जिन्ना मुसलमानों के अल्पसंख्यक कहते थे तो देश के सिख, ईसाई, अछूत, पारसी, अल्पसंख्यक सभी साथ मिलकर संघर्ष करते थे। लेकिन जिन्ना ने मुसलमानों को अलग राष्ट्र माना है तो मजबूर होकर सभी को अलग अलग संघर्ष करना पड़ रहा है। अब यह भी हो सकता है कि हक के लिए कभी अछूतों को मुसलमानों के खिलाफ संघर्ष करना पड़े। अंबेडकर ने इस बात पर संतोष जताया कि अछूतों में जागृति आई है, अब हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, शिक्षा में भी कुछ आगे बढ़े हैं, अछूत महिलाओं में भी जागृति और हिम्मत पैदा हुई है। तेजी से आ रही जागृति व प्रगति के लिए हम सभी को गौरव महसूस करना चाहिए। अब मुसलमानों की तरह अछूत भी राजनीति में हिंदुओं से अलग स्वतंत्र भाग है, इसलिए हमें अलग राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। गांधी जी हमारे बड़े विरोधी हैं। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अछूत समाज को जो प्रतिनिधित्व मिला है उसे समता, सुंदरता व बंधुता के विचारों का विरोध करने वाले ब्राह्मणवाद की छाती पर मानो खूंटा ठोक दिया है। अंबेडकर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के समर्थन की घोषणा की और कहा कि यह विश्व युद्ध तानाशाही और लोकतंत्र के बीच लड़ा जा रहा है। यह तानाशाही किसी भी नैतिक आधार पर नहीं है, बल्कि वंश, रंग, भेद के अभिमान पर ही नाजीवाद मनुष्य के भविष्य के लिए एक खतरा है। दुनिया में लोकतंत्र के कारण मानव का आपस में रिश्ता जुड़ा हुआ है, इसलिए लोकतंत्र के बचाव के लिए हर तरह के प्रयासों को स्वीकार करना चाहिए। यदि लोकतंत्र खत्म हो गया तो भविष्य का भी विनाश हो जाएगा। भाषण के आखिर में बाबा साहब ने 3 मूल मंत्रों का जो संदेश, उपदेश व आदेश दिया वह उनके संपूर्ण जीवन का एक सार बनकर आज भी देश विदेश के उपेक्षित, वंचित व शोषित वर्ग की प्रेरणा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि आप शिक्षा प्राप्त करें, संगठन पैदा करो और संघर्ष करो। आप अपने आप पर भरोसा रखो। जब न्याय हमारे साथ है तो हम संघर्ष में जरूर सफल होंगे। इस तरह के संघर्ष से मुझे खुशी होती है। हमारी लड़ाई धन दौलत के लिए नहीं और ना ही सत्ता प्राप्त करने के लिए है। हमारी लड़ाई आज़ादी हासिल करने के लिए है, मानवीय अधिकार और इंसान का दर्जा प्राप्त करने के लिए यह संघर्ष है। हमारे स्वतंत्र अस्तित्व के लिए अब खतरा पैदा हो गया, इसलिए हमें अधिक संगठित व सचेत होने की जरूरत है। हम न्याय व मानवता के लिए संघर्ष करते हैं। आपने मेरे प्रति जो सम्मान, आत्मीयता व समर्पण की भावना व्यक्त की है उसके बदले मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि आप समर्पण निष्ठा के साथ संगठित होंगे, संघर्ष करेंगे और जब तक अपने अधिकारों को प्राप्त न कर लें पीछे नहीं हटेंगे। हमारे संघर्ष का उद्देश्य स्वतंत्रता है। मेरा आपको एक ही उपदेश है, एक ही आदेश है कि आप पढ़ो, संगठित हो जाओ, प्रचारक बनो, आत्मविश्वासी और आशावादी बनो। अछूतों की मांग को रखने के लिए राजनीतिक पार्टी की जरूरत है, इसलिए इस अवसर पर एक नए संगठन ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के गठन की भी घोषणा की गई, जिसके जनरल सेक्रेटरी बापू साहब राजभोज को बनाया गया और अछूतों के लिए स्वतंत्र गांव बसाने की तथा सेटलमेंट कमीशन की मांग की गई। सम्मेलन के अंत में कहा कि मुझ पर यह आरोप लगाना गलत है कि मैं मिलता जुलता नहीं हूँ और किताबों में ही ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ। दरअसल मेरे मन में किसी के प्रति घृणा के भाव नहीं है और किसी का अपमान करना भी मेरे मन में नहीं है। मुझे तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम करना है। ज़्यादातर हिंदू मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन कई ब्राह्मण भी मेरे अच्छे मित्र हैं।
लेकिन जो सवर्ण ब्राह्मण मेरे अछूत समाज के साथ कुत्ते बिल्लियां से भी बदतर व्यवहार करते हैं, उनकी प्रगति के सारे रास्ते रोक देते हैं, उनके इस अमानवीय समाज विरोधी व्यवहार पर हमला करना जरूरी है। इसलिए ऐसी दशा में मैं मजबूर हूँ। नागपुर में ही अमरावती सुलोचनाबाई डोगरे की अध्यक्षता में दलित वर्ग की महिलाओं का भी एक सम्मेलन हुआ, जिसमें अंबेडकर ने कहा, महिलाओं का एक ही संगठन हो और यदि महिलाओं को अपने कर्तव्य की पूरी समझ आ जाए तो वे समाज सुधार का काम प्रभावी ढंग से कर सकती हैं। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में भी महिलाओं ने महान योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि वह किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाते हैं कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। अब उन्हें विश्वास है कि पिछड़े वर्ग की स्त्रियां भी अब प्रगति कर रही हैं। आप साफ सुथरा रहना सीखो, बुराइयों से दूर रहो, बच्चों को पढ़ाने लिखाने तथा उनमें अच्छे नागरिक बनने की भावना पैदा करो, उनके मन में कुछ करने के लिए महत्वाकांक्षा जागृत करो, उनके मन में यह भावना पैदा कर दो कि वह इस संसार में महान बनने के लिए आए हैं, उनके मन में छोटे बनने के सभी विचार दूर करो, बच्चों के विवाह करने में जल्दबाजी मत करो। शादी एक जिम्मेदारी है, इसलिए बच्चे जब तक विवाह के बाद की पारिवारिक जिम्मेदारियों निभाने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाएं, तब तक शादी मत करो। विवाह करने वालों को यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि ज़्यादा बच्चे पैदा करना पाप है। हर माँ बाप का यह फर्ज होना चाहिए कि उन्हें जो सुख सुविधाएं अपने माता पिता से मिली हैं, उससे ज़्यादा अपनी संतानों को दें। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर माँ अपनी बेटी को शादी के बाद पति व उसके परिवार का सहयोगी बनने की शिक्षा दें, उसे अपने पति का मित्र बनाने तथा समानता के रिश्ते के व्यवहार की शिक्षा दें, उसकी दासी नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इन बातों पर अमल करेंगी तो आप जीवन में प्रगति करेंगी और समाज में सम्मान और समृद्धि हासिल करेंगी। उस जमाने में अछूत महिलाओं का इतना विशाल सम्मेलन होना उनकी जागृति का परिचायक था। इसमें विशेष रूप से सक्रिय रही इंदिराबाई पाटिल और कीर्तिबाई पाटिल के योगदान की प्रशंसा की गई। इस सम्मेलन में 2 प्रस्ताव भी लिए गए। पहला, एक से ज़्यादा शादियों पर रोक लगाई जाए। दूसरा, महिला मजदूरों को वेतन के साथ प्रसूति छुट्टियों की सुविधाएं दी जाए। उसी दिन नागपुर में पंजाब के गोपाल सिंह खालसा की अध्यक्षता में समता सैनिक दल का भी विशाल सम्मेलन हुआ, जिसमें बाबा साहब ने कहा कि वह अहिंसा के सिद्धांतों को बहुत चाहते हैं, लेकिन इसके साथ वह हिंसा के दबाव में भी जीना भी नहीं चाहते। उन्होंने सैनिकों को आह्वान किया कि गुलामी, बेबसी, दीनहीन का जीवन न जिएं। उन्होंने महान संत तुकाराम की वाणी का हवाला देते हुए कहा कि दुष्टों का नाश और सज्जनों का तारण यानी पालन भी एक प्रकार की अहिंसा ही है। सभी प्राणियों के प्रति करुणा व दया करना अहिंसा का ऊंचा सिद्धांत है। साथ ही दुष्टों का विनाश करना भी अहिंसा का एक भाग है। इसके बिना अहिंसा का कोई अर्थ नहीं होगा। सिर्फ मन बहलाने व पराये को उपदेश देने की तरह हो जाएगा। सत्य व शील का पालन करना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। हालांकि बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म को अंगीकार किया, लेकिन व्यवहार में वह पहले से ही बुद्ध के अनुयायी बन चुके थे। इसलिए हर सभा में वह बुद्ध की शिक्षाओं का हवाला देते हुए अछूतों को अपने दीपक स्वयं बनने का आह्वान करते थे। अपने कल्याण के लिए खुद को ही आगे आने के लिए प्रेरित करते थे। नागपुर प्रवास के दौरान लाला जयनारायण ने अंबेडकर के सम्मान में एक छोटा समारोह रखा। इसी दौरान दिल्ली से वायसराय का संदेश लेकर एक अधिकारी नागपुर पहुंचा। इस संदेश की पालना में 20 जुलाई 1942 को वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मिनिस्टर के रूप में तार द्वारा ही विभाग का कार्यभार ग्रहण किया। जब उस अधिकारी ने स्टेशन के अंदर व बाहर शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के सम्मेलन का पता पूछा तो सवर्ण हिंदुओं ने जानते हुए भी मना कर दिया। सवर्णों के इस व्यवहार से उस अधिकारी को बहुत दुख हुआ। दरअसल उस समय अंबेडकर के प्रति सवर्ण हिंदुओं में घृणा के भाव कूट कूट कर भरे हुए थे। नागपुर से बंबई आने पर दलित समाज की महिलाओं ने आचार्य दोंदे की अध्यक्षता में अंबेडकर सम्मान में एक सभा की। उन्होंने शिक्षित युवतियों की सलाह दी कि वे पढ़ लिख कर सवर्ण युवकों से शादी नहीं करें। सभा में उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि दलित वर्ग की महिलाओं में जागृति आई है। सेकेंड वर्ल्ड वार का घमासान अभी भी चल रहा था। ब्रिटेन और मुश्किल में था। इधर भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के लिए
प्रस्ताव पास किया, जिसमें भारत से ब्रिटिश सरकार के तुरंत हटने पर जोर दिया था। दिल्ली प्रस्थान करने से पहले 27 जुलाई 1942 को टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में अंबेडकर ने कहा, गांधी जी का करो या मरो का आदेश गैर जिम्मेदाराना और मूर्खतापूर्ण है। यह कांग्रेस की गिरती हुई साख को संभालने की कोशिश मात्र है। इधर विश्व युद्ध चल रहा है। बर्बर लोग भारत पर कब्जा करने की नीयत से भारत की सीमा के नज़दीक तक आ चुके हैं। ऐसी विकट स्थिति में देश में कानून व्यवस्था को कमज़ोर करना पागलपन है, और यदि विश्व युद्ध में लोकतंत्र की जीत हुई तो भारत की आज़ादी में कोई रुकावट नहीं डाल सकेगा। इसलिए भारत द्वारा युद्ध में भाग लेने का विरोध करना भारत के साथ देशद्रोह की तरह है। बाबा साहब ने सभी देशभक्त देशवासियों को अनुरोध किया कि वे अपनी पूरी शक्ति व साधनों के साथ कांग्रेस के असहयोग आंदोलन का विरोध करें। आंदोलन के लिए गांधी जी ने आदेश दिया कि अहिंसा के साथ कांग्रेसी तेजी व उग्र रूप से आंदोलन करें, जिसमें यातायात ठप करना, हड़तालें करना, तार काटना, रेल पटरियां उखाड़ना, छोटे पुल उड़ाना जैसी कार्रवाई पर कोई आपत्ति नहीं जताई। जवाहरलाल नेहरू ने भी आंदोलन के बारे में कहा कि जुल्म के खिलाफ अपने जीवन को खतरे में डालकर आंदोलन तेज करना, जिसमें सरकारी भवनों, न्यायालयों, पुलिस थानों पर कब्जा करना आज शामिल है। 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लेने के व्यवहार को देखते हुए कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने गांधी जी से पहले ही यह वचन ले लिया कि हिंसा के भड़क जाने की दशा में भी वह आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। गांधी जी के इस आंदोलन का विरोध सिर्फ अंबेडकर ने ही नहीं किया, बल्कि मुस्लिम लीग भी खिलाफ में ही थी। हिंदू महासभा के अध्यक्ष सावरकर ने कहा कि संघर्ष शुरू करने से पहले कांग्रेस यदि भारत की एकता व अखंडता को बनाए रखने का आश्वासन दे तो वह कांग्रेस के आंदोलन का समर्थन जरूर करेंगे। आखिर 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने बहुचर्चित भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर ही दिया। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसमें यह प्रस्ताव पास किया कि ऐसे विकट दौर में कांग्रेस का यह आंदोलन देश में अराजकता पैदा कर मुश्किल हालत में डालने वाला है, मानवीय स्वतंत्रता के लिए चल रहे प्रयासों को पागलपन से तोड़ देने वाला है, जो देश के लिए चुनौती है। कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जनता में गुस्सा फैल गया और देश के कई प्रांतों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हिंसक कार्रवाइयां शुरू हो गईं। जगह जगह तोड़फोड़ की कार्रवाइयां होने लगी। सरकार ने उग्र व हिंसक आंदोलन को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए, जिससे देश भर में हाहाकार मच गया। देश में कुछ सप्ताह अव्यवस्था के हालात बने रहे। आखिर सरकार ने पूरी तरह ताकत का प्रयोग कर आंदोलन को दबा दिया। इस आंदोलन से मुस्लिम दूर ही रहे। हिंदू महासभा के समर्थक भी तटस्थ रहे और आंदोलन में भाग नहीं लिया। अंबेडकर अनुयायी अछूत समाज के लोगों ने भी आंदोलन में भाग नहीं लिया। इस प्रकार गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया आंदोलन एक बार फिर नाकाम रहा। दरअसल बाबा साहब का सपना कांग्रेस व गांधी के सपनों से बिल्कुल अलग था। 23 अगस्त को दिल्ली में दलित वर्ग हितकर्मी मंडल ने समारोह आयोजित कर अंबेडकर का सम्मान किया। भाषण में बाबा साहब ने निडरता से कहा, मुझे सत्ता का कोई मोह नहीं है, यहाँ से इस्तीफा देकर बम्बई वापस लौट जाऊंगा। इस समय बाबा साहब केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण मंत्री पद पर आसीन थे। सारी सुविधाएं आसपास थीं, लेकिन उनका व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन बहुत मुश्किल में था। आए दिन होने वाले धार्मिक, सामाजिक और अब राजनीतिक घटनाओं के कारण इन क्षेत्र के कट्टरपंथी रूढ़वादी व राजनीतिक विरोधी अंबेडकर के जानी दुश्मन बन गए थे। वैसे उन्हें जान से मारने की धमकियां तो शुरू से ही मिलती रहती थी, लेकिन इस समय उनके परिवार पर संकट के बादल घने हो गए थे। जीवन संगनी रमाबाई का साथ छूट गया था। अंबेडकर दिल्ली में अकेले ही रहते थे। बेटा यशवंत और दिवंगत बड़े भाई बलराम का बेटा बम्बई में साथ रहते थे। बाबा साहब के विरोधियों द्वारा उनके बेटे व भतीजा पर हमला करने की चिंता हर समय बनी रहती थी। वे दोनों वहां पर सुरक्षित नहीं थे। बाबा साहब बार बार फोन व पत्र द्वारा उनके हालचाल पूछते और सचेत रहने के लिए कहते थे। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के बाद कई जगह से बाबा साहब को मार डालने की धमकियां दी जाने लगी। 4 सितंबर 1942 को अंबेडकर ने अपने मित्र एम.बी. सामर्थ को एक चिट्ठी में लिखा, मुझे अपने बम्बई के मित्र बहुत याद आते हैं। यहाँ दिल्ली में मेरा कोई मित्र नहीं है और ना ही किसी के मेरे मित्र बनने की संभावना है। मेरा स्वभाव व राजनीति दोनों इसके अनुकूल नहीं है। मेरा विभाग बहुत बड़ा है और मुझे व्यस्त रखने के लिए काफ़ी है। पत्र में आगे लिखते हैं,
मुझे ऐसे पत्र मिल रहे हैं जिसमें मेरी हत्या करने की धमकियां दी गई हैं। मैं अपने सेक्रेटरी को बता रहा था कि कानून के तहत जब हम किसी को फांसी पर चढ़ाते हैं तो उसको जुर्माने का दंड नहीं दिया जाता, लेकिन ये हत्यारे मेरा जीवन लेने के साथ बिना टिकट लगाए पत्र भेजकर मेरे पर जुर्माना क्यों करते हैं। इस प्रकार बाबा साहब की जान को हर वक्त खतरा रहता था। महार सत्याग्रह से लेकर अब तक अपनी जान को जोखिम में डालकर ही वह मानवता की सेवा कर रहे थे। आज उनकी बदौलत सुख भोग रहे लोगों को उनकी असहनीय पीड़ा का एहसास होना चाहिए। 13 नवंबर 1942 के दिन लेबर मिनिस्टर के रूप में अंबेडकर की एक वार्ता भारतीय मजदूर और विश्व युद्ध ऑल इंडिया रेडियो बम्बई से प्रसारित हुई। अपने भाषण में उन्होंने कहा, यह युद्ध संसार के विभिन्न देशों की सीमाओं का निर्धारण या बंटवारे के लिए नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी क्रांति है जो इंसान इंसान के बीच और राष्ट्र राष्ट्र के बीच सहजीवन का रिश्ता कैसे कायम हो, इसके लिए परिवर्तन लाने के लिए हो रहा है। यह सामाजिक पुनर्संरचना की मांग है, वह सरकार के नवनिर्माण के लिए है। इसलिए मजदूरों को नाजियों के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए लड़ना चाहिए। यदि नाजी जीत गए तो आज़ादी का गला घोट देंगे। युद्ध में जीत के बाद स्वतंत्रता और नए समाज के निर्माण की प्राप्ति होगी, लोकतंत्र स्थापित होगा। लेकिन सिर्फ स्वतंत्रता हासिल करना ही काफ़ी नहीं है। स्वतंत्रता की कीमत इस बात पर निर्भर है कि इसके बाद आप कैसी सरकार, समाज व संविधान निर्माण होता है। इसके लिए मजदूरों को भारत छोड़ो की मांग करने की बजाय नए भारत की मांग पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। हिंसा व जुल्म के सामने घुटने टेक कर प्राप्त की जाने वाली शांति सच्ची शांति नहीं बल्कि खुदकुशी है। यह तो बर्बर व शैतानी शक्तियों के सामने बहुमूल्य जीवन को बलिदान करने वाली है। यदि दुश्मन ने हमला कर ही दिया हो तो उस समय लड़ने से इनकार करने से युद्ध समाप्त नहीं किया जा सकता। लड़ाई को खत्म करने के लिए पहले लड़ाई जीतनी पड़ेगी और युद्ध को जीतकर न्याय से संधि और शांति स्थापित हो सकेगी। देश दुनिया में दलितों का दर्द सुनाने के लिए अंबेडकर को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी मौका मिलता वह चूकते नहीं थे। दिसंबर 1942 को एक बार फिर ऐसा सुअवसर मिला। कनाडा की पैसिफिक रिलेशन कमेटी ने अंबेडकर से अनुरोध किया कि वह क्यूबेक में होने वाली सभा में भारत के अछूत विषय पर एक पेपर पढ़ें। बाबा साहब ने बहुत लगन से लेख को लिखा, लेकिन किसी कारणवश उस कॉन्फ्रेंस पे भाग नहीं ले पाए। इसलिए अपने सहयोगी एन शिवराज को क्यूबेक भेजा, जिन्होंने वहां यह पेपर पढ़ा। बाद में यह विस्तृत पेपर गांधी और अछूत समाज का कल्याण नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई। इस ग्रंथ के बारे में अंबेडकर ने कहा, साम्राज्यवाद जातिवाद से दो देशों व नागरिकों के बीच क्रूरता व निर्दयता पैदा होती है। इसलिए युद्ध के साथ ही इन विकराल समस्याओं का नाश करना ही है। युद्ध की राख से एक नया व सुंदर संसार बनाना है। लेकिन मुझे आशंका है कि अछूतों की समस्या भुला दी जाएगी, जैसे पहले होता आया है। नाजियों द्वारा यहूदियों पर किए जा रहे अत्याचारों की तरह ही हिंदुओं द्वारा अछूतों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। वहाँ सैनिकवाद है और यहाँ सनातनवाद है। यहाँ के अत्याचार वहाँ से किसी भी तरह अलग व कम नहीं है। इसलिए दुनिया के लोग जिस तरह अन्य देशों के दलितों शोषितों पर ध्यान देते हैं, वैसे ही भारत के अछूतों की गुलामी की बेड़ियाँ तोड़कर उन्हें आज़ाद करने के लिए कोशिश करें। दुनिया में दासों, निग्रों और यहूदियों की समस्या से भी बड़ी अछूतों की समस्या है। मुझे आशा है कि इस शोध पत्र को जानने के बाद शांति सम्मेलन अछूतों की समस्या पर विशेष ध्यान देकर न्यायालयों में इसका जवाब देना होगा। पत्र में अमेरिकी समाज को सचेत किया कि वह कांग्रेस के हिंदू प्रचारक के मोह के जाल में न फंसे, बल्कि कांग्रेस से यह विश्वास प्राप्त कर ले कि उनका संघर्ष अछूतों के कल्याण का विरोधी नहीं होगा। इस विस्तृत रिसर्च पेपर में कहा गया कि अनुसूचित जातियों के लोग हिंदुओं से अलग हैं, इसलिए वे किसी ऐसे संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें इनकी मांगें शामिल नहीं की जाएंगी। उन प्रमुख मांगों में बजट में दलितों की शिक्षा के लिए बजट रिजर्व रखना, स्टेट व सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरियों में संख्या आवश्यक व महत्व के अनुसार रिजर्वेशन देना, दलितों को बोर्डों व कमीशनों में नियुक्त करना, न्यायपालिका
पुलिस और रेलवे विभागों में भर्ती करना, लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन देना, पृथक चुनाव द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देना, दलितों के अलग गांव बसाए जाएं और इसके लिए कमीशन का गठन किया जाए, हिंदू राज में होने वाले अत्याचारों के रोकथाम के लिए कानून बने, आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था और छुआछूत को मिटाने के लिए तेज प्रयास किए जाएं। सवर्ण हिंदुओं ने दलितों की इन मांगों का कड़ा विरोध किया तो अंबेडकर ने जवाब में कहा, हिंदुओं में रूढ़वादी जन्मजात है। हिंदू धर्म समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व यानी लोकतंत्र का विरोधी है। दुनिया के कई भागों में भी गैर बराबरी मौजूद है, जिसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन वहाँ सामाजिक आर्थिक असमानता को वहाँ के धर्म का संरक्षण प्राप्त नहीं है। 17 जनवरी 1943 में सूरत के नागरिकों की सिविल पायोनियर रैली में भाग लिया। वहाँ अंबेडकर ने सैनिक शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि जब भारतवासी स्वतंत्र हो जाएंगे तो पूरी तरह से ट्रेनिंग लिए हुए सैनिक और सिविल पायोनियर ही देश की आज़ादी की रक्षा कर सकेंगे। अंबेडकर सूरत से वापस बम्बई आए। वहां रामचंद्र भट्ट हाई स्कूल में मराठा और अन्य जात धर्म के लोगों द्वारा अंबेडकर का सम्मान किया गया। इस स्वागत समारोह में उन्होंने कहा, बम्बई और मद्रास प्रांत में लगभग 20 साल तक गैर ब्राह्मण पार्टियों की सरकारें रही, लेकिन वे नाकामयाब रही क्योंकि उन्होंने अपने चाहतों को सरकारी नौकरियों में घुसाने के सिवा कुछ नहीं किया। साधारण जनता, मजदूर, किसान वर्ग के समर्थन से जीती सरकारों ने इन वर्गों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। विडंबना तो यह है कि जिन लोगों को उनके प्रयासों से नौकरियां मिली, वे भी सुविधाओं की चकाचौंध से अपने दुखी समाज को भूल गए, जबकि किसान, मजदूर व समान लोग उन्हें सहयोग देते थे। यही नहीं, दूसरों की तरह घमंडी भी हो गए। पश्चिमी देशों में लोकतंत्र इसलिए असफल रहा क्योंकि वह परंपरावादी, रूढ़वादी लोगों के हाथों में था। यदि भारत में अल्पसंख्यक ब्राह्मणों के हाथों में सत्ता आई तो देखना इस देश की दशा भी वैसे ही होगी। उन्होंने आगे बताया कि किसी राजनीतिक पार्टी की सफलता के लिए 3 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली बात यह है कि उस पार्टी के नेता दूसरी पार्टियों के नेताओं के बराबर महानता के स्तर के हों ताकि विरोधी नेता के आगे कमजोर न पड़ जाएं। दूसरी बात यह है कि वह अनुशासित संगठन हो तथा तीसरी बात यह है कि उस पार्टी के सरल व स्पष्ट कार्यक्रम हो। यदि भारत में लोकतंत्र को सफल बनाना है तो रूढ़वादी लोगों के हाथों से बचाना जरूरी है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन एक दर्द भरी व संघर्ष में जीवन गाथा का शेष भाग आप भाग 11 में सुनेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।